देख रहे न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि नागरिकता कानून पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करके दंगे करवाए। अमित शाह ने सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए या फिर नहीं। प्रधानमंत्री जी सीएए को लेकर आए। प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी, लोकसभा ने पारित किया। केजरीवाल ने जनता को गुमराह कर कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मित्रों, दंगे करवाने का काम। मैं दिल्ली की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो दिल्ली में अपनी राजनीति के कारण दंगे कराए? और क्या बुराई है सीए? मैं आज सारे कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो दलित शरणार्थी आए, गरीब शरणार्थी आए, सिख शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? 70 साल से महात्मा गांधी का वादा था, आपने पूरा नहीं किया, आप में हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। आप देश की माइनॉरिटी को भड़का रहे हो। क्या आपकी नागरिकता चली जाएगी? मैं माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश की माइनॉरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती, क्योंकि सीएए में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं। मगर मित्रों, मैं बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूं, इन लोगों ने एक झूठ का पुलिंदा। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कहां अत्याचार हो रहा है। अरे केजरीवाल, आंख खोलकर देख लो। राहुल जी, सोनिया जी, आंख खोलकर देख लो। परसों ही नानकाना साहब के से पवित्र स्थान पर हमला कर सिख भाइयों को आतंकित करने का काम पाकिस्तान ने करा है। ये जवाब है उन सारे लोगों को जो सीएए का विरोध कर रहे हैं। मुझे बताइए, कल को नानकाना साहब पर जिन पे हमला हुआ, वो सिख भाई यहां आए तो कहां जाए? वो भारत में आएंगे या कहां जाएंगे? मित्रों, ये लोग एक झूठ फैला रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने 1984-85 में हुए सिख दंगों पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी सिख दंगों के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया। सिख दंगे, सिखों पर जो नरसंहार हुआ 84 के 85 के अंदर, उसके अंदर 3300 से ज्यादा सिख भाइयों बहनों को कत्लेआम कर दिया। कांग्रेस की सरकारें उनके गांव पर मरहम नहीं लगाती। नरेंद्र मोदी सरकार आई, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, हर परिवार को ढूंढ कर 5 लाख का मुआवजा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव 60 महीने वाला लड़ना चाहिए, ना कि 3 महीने वाला। अमित शाह ने सीएम केजरीवाल की सरकार से 60 महीने के काम का हिसाब भी मांगा। मगर दिल्ली में एक चर्चा बहुत चल रही है कि भाई ये चुनाव 3 महीने की सरकार वाला चुनाव है या 60 महीने की सरकार वाला चुनाव। और मित्रों, चुनाव 60 महीने की सरकार वाला लड़ना चाहिए। मैं दिल्ली की जनता को भी कहता हूं, 60 महीने पहले आपने एक सरकार चुनी, आप पार्टी की। उसके पहले 10-15 साल तक कांग्रेस पार्टी की। इन्होंने क्या किया, जरा हिसाब मांगिए उनसे। अभी जनता के कल्याण के सारे पैसे अखबारों में एडवर्टाइज में देख रहे हैं। श्रीमान केजरीवाल का बड़ा फोटो हम देख रहे हैं। ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया, ये कर दिया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया, 5 साल हुए, समाप्त क्या किया वो तो बताओ जरा।
गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से झूठे वादे करके सत्ता हासिल की थी। जहां पर भी मैं जाता हूं वहां पूछते हैं दिल्ली में क्या होगा। मैं आज आप सबके सामने जवाब दे देता हूं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। ये मीडिया वाले, मीडिया के मित्र मुझे ये भी पूछते हैं कि अमित भाई आधार क्या है। लास्ट टाइम तो आपको यहां बहुत खराब बुरी तरह से आप हारे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि झांसा कोई किसी को एक ही बार दे सकता है, बार बार नहीं दे सकता। एक बार केजरीवाल जी ने दे दिया, उसके बाद में नगर निगम के चुनाव हुए, आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद में 2019 के चुनाव हुए, दिल्ली के 13,750 बूथों में से 12,064 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम मेरे कार्यकर्ताओं ने किया। यूपी से बड़ी खबर, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यूपी के बस्ती जिले में 2 आतंकी घुसे हैं जो नेपाल भागने की तैयारी में हैं। ये आतंकी पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखे गए थे। बताया जा रहा है कि ये आतंकी आईएसआई से जुड़े हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन और अब्दुल समद नाम के इन आतंकियों की तलाश खुफिया एजेंसियों ने शुरू कर दी है। नेपाल के पास सिद्धार्थनगर समेत जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 वांटेड टेररिस्ट हैं और साउथ से ये लिंक रखते हैं और इनके नेपाल भाग जाने की आशंका को देखते हुए जो नेपाल के बॉर्डर के जनपद है उनको अलर्ट जारी किया गया था। ये कहीं देखते हुए उनको अप्रीहेंड कर लिया जाए। तो हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर जिला के बॉर्डर नेपाल से लगता है, तो वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं चल पाया। एक अब्दुल समद है और एक रियाज करके है। गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 9 साल के मासूम को अगवा कर उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। मासूम के चेहरे को बुरी तरह से पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या की गई। हत्या से पहले आरोपी बच्चे को ले जाता सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। बच्चे की हत्या गुरुग्राम के मानेसर इलाके में हुई है। परिवार का आरोप है कि जब वो बच्चे के गायब होने की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें डांट कर भगा दिया। हालांकि बच्चे का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इतना ही नहीं, बच्चे की हत्या क्यों की गई इसकी वजह भी पता नहीं चल पाई है। रात को 9-9:15 बजे के बाद वो बच्चा गायब हो गया, तो हम लोग ढूंढे, बहुत ढूंढे, नहीं मिलने के बाद 100 नंबर पर कॉल किया और 100 नंबर पर कॉल करने के बाद जिप्सी आई मेरे यहाँ पे और वहाँ पे पूछी कि क्या हुआ। तो हमने बोला कि एक बच्चा 8 साल का था जो 9:30 बजे से गायब है, वो मिल नहीं रहा है। हम लोग तमाम प्रयास कर लिए, नहीं मिला। उसके बाद उसने कहा कि बच्चे पैदा करके छोड़ देते हो पुलिस के हवाले और 100 नंबर पे जब मर्जी जब खून घुमा देते हो। ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले के बाद अब पाकिस्तान अपनी करतूत पर पछता रहा है। पाकिस्तान में जिस आदमी ने ननकाना साहिब पर हमले के लिए लोगों को भड़काया था, उसने आखिरकार माफी मांग ली। हमला करने वाले शख्स ने वीडियो जारी कर ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले के लिए माफी मांगी है। इससे पहले शुक्रवार को उसी शख्स का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो लोगों को ननकाना साहिब गुरुद्वारे के खिलाफ भड़का रहा था और गुरुद्वारे का नाम बदलने की धमकी भी दे रहा था। मैं जिस बात में काफ़ी सारी बातें कर गया सिखों के बारे, अगर किसी की भी की दिल आज़ारी हुई हो जिस जगह पे भी रहता है तो मैं माजरत करता हूँ। तो ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर तोड़फोड़ की गई थी, हमला किया गया था और उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था यही शख्स जिसने अब माफी मांग ली है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर शुक्रवार की, जब वीडियो जारी कर इस शख्स ने ननकाना साहिब पर हमला कर उसका नाम बदलने की धमकी दी थी, और साथ ही अब ये दूसरा वीडियो इसी शख्स ने जारी किया है जिसके जरिए उसने अपनी करतूत पर पछतावा जाहिर किया है और माफी मांगी है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरोपी के माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ननकाना साहिब पर हमले के लिए माफी मांगनी चाहिए। पूरे सिख भाई के लिए वो बहुत, पूरी दुनिया के लिए वो एक बहुत पाक जगह है, और वहाँ जिस तरह से पाकिस्तानियों ने हरकत की
अब इमरान खान, जनरल बाजवा और वहाँ की ISI अपना चेहरा छुपाने के लिए उसी दंगाई से माफ़ी मंगवा रहे हैं इमरान नाम का जो व्यक्ति था, लेकिन माफ़ी इमरान खान को मांगनी चाहिए। तो बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस शख्स के माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, बल्कि देश की जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनको इस हमले को लेकर माफी मांगनी चाहिए। ये वही शख्स है जिसने वीडियो जारी किया था शुक्रवार को और ननकाना साहिब का नाम बदलने की धमकी भी दी थी। इस शख्स ने भीड़ का नेतृत्व किया था जिस भीड़ ने ननकाना साहिब पर हमला किया था, पत्थरबाजी की थी, लेकिन अब इस शख्स ने इस हमले पर माफी मांगी। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग अब खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है। इस भीषण आग से जंगल के जानवर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पिछले साल सितंबर महीने से लगी इस आग से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा जानवरों की मौत होने की खबर है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के इकोलॉजिस्ट विभाग के अनुमान के मुताबिक इस आग में सबसे ज्यादा रेंगने वाले जीवों की मौत हुई है। वहीं ये आग अब बढ़ते हुए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में कंगारू द्वीप के जंगल तक जा पहुंची है, जहां झुलसकर 2 और लोगों की मौत की खबर है। ये लोग जंगल के रास्ते एक कार में सवार होकर जा रहे थे, लेकिन कार आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद दोनों लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बचाव दल भी मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी और पूरा इलाका भी आग से तबाह हो चुका था। जंगल की आग बढ़ते बढ़ते न्यू साउथ वेल्स के मोरुआ में भी फैल गई, जिसके बाद वहां से आग की भीषण लपटें और धुएं का गुब्बार उठता दिखा। जंगल की आग की वजह से मेलबर्न और सिडनी को जोड़ने वाले राजमार्ग पर भी खतरा मंडराने लगा, इसलिए एहतियात बरतते हुए वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम तेज कर दिया गया। हालात को देखते हुए सरकार ने भी सेना के 3000 जवानों की मदद देने का ऐलान किया। पाकिस्तान के पेशावर में एक सिख युवक की हत्या कर दी गई। परविंदर सिंह की अगले हफ्ते शादी होने वाली थी। पुलिस की माने तो परविंदर अपनी शादी की तैयारियों के लिए पेशावर गया था, तो एक सिख युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस शख्स की शादी थी और तैयारियां कर रहा था, लेकिन इस सब के बीच पेशावर में उसकी हत्या कर दी गई। तो पाकिस्तान में सिख युवक की हत्या का यह मामला सामने आया है और इसके बारे में ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ये बता रही है कि परविंदर अपनी शादी की तैयारियों के लिए पेशावर गया था और इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। संदीप बोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या और जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, एक बार फिर से पाकिस्तान का एक दोहरा चेहरा जो है सामने आ गया है, जहां पे कि एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री छाती ठोक कर ये कहते हैं कि उनके यहाँ पे जो माइनॉरिटी का जो है सम्मान किया जाता है, उनको उचित व्यवस्था दी जाती है, मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है पेशावर में महज अगले हफ्ते ही इस शख्स जिसका नाम रविंदर सिंह है, उसको जो है उसकी हत्या कर दी गई। उसकी बॉडी जो है वो उसमें जो है बंदूक की गोलियों से जो है छलनी थी उनकी बॉडी, और सीधे तौर पर इस पे ये साफ हो रहा है कि वहाँ पे किस तरीके की स्थिति बनी। उनका ब्रदर जो है वो एक जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट ने भी इस चीज़ को जो है पूरी तरीके से इमरान सरकार के कार्यकलाप और जिस तरीके से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए, खासतौर पर हिंदू सिख के लिए वहाँ की सरकार वहाँ उनके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है, उनको जो है उनके सुरक्षा के लिए जो पैसा आता है, वो भी जो है वो खा जाते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही। हालांकि अभी तक जांच जो है वो भी चल रही है कि आखिर इसकी हत्या जो है किसने की, कौन है इसके पीछे। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान का वो चेहरा सामने आया जिसमें दुनिया के सामने वो कहता है कि वो जो है माइनॉरिटी उनके यहाँ पे सुरक्षित है और जिनके सुरक्षा के नाम पर जो है सारी दुनिया से वो पैसे उड़ाई करता है। बिल्कुल संदीप, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे कि परिवार की तरफ से कहा जा रहा है इस हत्या के बाद सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या उससे ये माना जाए कि कम से कम हत्या के पीछे जो मकसद था वो आपसी रंजिशन, इस हत्या को अंजाम नहीं दिया गया, कारण कुछ और है? क्या ये संकेत मिलते हैं इस बयान के बाद? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से उनके ब्रदर ने सीधे तौर पर मीडिया के सामने आके बात कही और जिस तरीके से अपनी बातें रखी, उनमें साफ साफ क्लियर ये साफ हो रहा है कि ये किसी भी आपसी रंजिश का जो है मामला नहीं है। अगर आपसी रंजिश का मामला होता तो वो जरूर कुछ ना कुछ कहते, लेकिन इन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो भी पैसा जो है माइनॉरिटी की सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है, अलग अलग देश जो देती है, उसको भी जो है वो उनकी सिक्योरिटी के लिए खर्च नहीं करते हैं और वो जो है इस पूरे मसले को बहुत आगे तक लेके जाएंगे जितना उनकी कुव्वत है। तो कह सकते हैं कि आपसी रंजिश का मामला बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। हालांकि अब जब तफ्तीश होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की पुलिस जो है वो सारी दुनिया जानती है किस तरीके की तफ्तीश करती है, किस तरीके की सबूत इकट्ठा कराती है। तो अभी बहुत
मुश्किल होगा इनके ब्रदर को अपने भाई के जो कातिल है उन तक उनको जो है सलाखों के पीछे पहुंचाना, क्योंकि वहाँ जो पुलिस है वो उस तरीके से काम ही नहीं करती है कि वो जो माइनॉरिटीज है, हिंदू सिख है, उनके साथ खड़े होकर जो है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करे। जाहिर सी बात है कि इसको जो है अननोन बनाकर जो है आपसी रंजिश का मामला बनाकर रफा दफा करने की कोशिश पाकिस्तान की पुलिस जरूर करेगी। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। मृतक के भाई ने क्या कहा ये सुन लेते हैं। ऊपर से ऑर्डर नहीं आते, हमारे यहाँ केस को दबा दिया जाता है। तो आप यहाँ पे आप भाइयों के सामने आने का एक ही मकसद है कि कम से कम हम मजलूमों की आवाज बने, क्योंकि इस माइनॉरिटी की मैं बात करूँ तो हम थोड़े से बचे, और माइनॉरिटी एक मुल्क की खूबसूरती होती है। क्यों आप लोगों को पता नहीं चलता है? हजारों लाखों की जो फंडिंग आती है, करोड़ों के हमारे लिए सेफ्टी के लिए आती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसलिए ये फंडिंग आती है कि इन अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, चाहे वो सिख है, क्रिश्चियन है, हिंदू है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ये होता है कि मुझे अपने भाई की बॉडी उठानी पड़ रही है, ये तहफ़्फ़ुज़ है। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, चाहे मुझे जिस लेवल पे भी बात करनी पड़े मैं करूंगा, जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे भाई के कातिलों को सामने नहीं लाते, तब तक मैं खुद भी चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं इस जितना भी मुझ सके मैं अपनी दौड़ जो है वो मैं करता रहूंगा, क्योंकि आज मैं जो लाश है मुझे उठानी पड़ी है, कल मेरे और जो सिख भाई है, हिंदू भाई है, क्रिश्चियन भाई है, उनको उठानी पड़ेगी। तो अकलियतों का डंडोरा तो आप पीटते हैं, पूरी दुनिया में अकलियतें महफूज है, लेकिन ये है कि हम हर साल में हमें लाशें उठानी पड़ती है। कभी पिशावर के चौक एक चौक से उठानी पड़ती है, कभी सवात के चौक से उठानी पड़ती है, कभी यहाँ उठानी पड़ती है। तो यही मेरी गुजारिश है आप सबसे। तो ये परविंदर के भाई की तरफ से बयान सामने आया। संदीप बोल हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संदीप, वो दर्द की माइनॉरिटी बेहद कम बची है और वो खौफ भी कि क्या इंसाफ मिलेगा, परविंदर के भाई की इन बातों से साफ दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए ये दर्द जो है उनके भाई का, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज उनको उनकी रक्षा के लिए, उनकी देखरेख के लिए जिस तरीके से फंडिंग आती है, पाकिस्तान दूसरे अलग अलग देशों से फंडिंग लेता है, उसके बावजूद जो है इनकी सुरक्षा नहीं की जाती है और यही वजह है कि उनको अपनी लाशें उठानी पड़ रही है। तो ये दर्द आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटी किस तरीके से रहता है, किस तरीके से डर के साए में वहाँ पे जीना पड़ता है। कभी भी वहाँ के जो लोकल है, और जब भी चाहे वो किसी भी सिख लड़की को जो है अगवा कर लेते हैं, उनको जो है उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। उसके बाद कभी भी इस तरीके की चीज होती है। और पुलिस की बात करें, पुलिस का रवैया आपको याद होगा कि पिछले साल 2 लड़कियों को जो अगवा किया गया था, उसके बाद उनके पिता जो है पुलिस स्टेशन के सामने बैठ के रोते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई तब तक नहीं हुई जब तक कि वो सब चीजें मीडिया में नहीं आई। तो बहुत उम्मीद कम है कि जो इस पूरी हत्याकांड है, इसके पीछे का सच जो है पाकिस्तान की पुलिस जो है वो सामने लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से कोई भी मन में किसी के लिए, खासतौर पर माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं है उनके लिए। एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है हमेशा से माइनॉरिटी को मिलता रहा है। यही वजह है कि आज़ादी के बाद जब वहाँ पे पाकिस्तान में जब यहाँ से हिंदू गए या हिंदू वहाँ पे जो वापस नहीं आना चाह रहे थे, उनकी जो तादाद है, माइनॉरिटी है, वो महज 2 से 3% रह गई, जो कि 20 से 21% से ज्यादा थी। तो कह सकते हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और हम पिछले कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं। और खास तौर पे कि अगर ये जो पूरा मसला देखें, इसमें इनके ब्रदर ने, इनके भाई ने जिस तरीके की बातें कही, उसमें साफ झलकता है कि उनको जो है इंसाफ मिलने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके की उनकी बात थी, उन्होंने साफ कर दिया है कि बहुत लड़ाई लंबी अब उनकी होने वाली है अपने भाई के कातिलों को जेल के पीछे लाने। बिल्कुल, और वो ये बताते हुए भी नजर आए कि पुलिस से शिकायत करने जाओ तो पुलिस माइनॉरिटीज की सुनती नहीं है। संदीप, आप हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से मृतक परविंदर के भाई की बातें सुनवाते, उन्होंने क्या कहा। ऊपर से ऑर्डर नहीं आते, हमारे यहाँ केस को दबा दिया जाता है। तो आप यहाँ पे आप भाइयों के सामने आने का एक ही मकसद है कि कम से कम हम मजलूमों की आवाज बने, क्योंकि इस माइनॉरिटी की मैं बात करूँ तो हम थोड़े से बचे, और माइनॉरिटी एक मुल्क की खूबसूरती होती है। क्यों आप लोगों को पता नहीं चलता है? हजारों लाखों की जो फंडिंग आती है, करोड़ों के हमारे लिए सेफ्टी के लिए आती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसलिए ये फंडिंग आती है कि इन अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, चाहे वो सिख है, क्रिश्चियन है, हिंदू है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ये होता है कि मुझे अपने भाई की बॉडी उठानी पड़ रही है, ये तहफ़्फ़ुज़ है। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, चाहे मुझे जिस लेवल पे भी बात करनी पड़े मैं करूंगा,
जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे भाई के कातिलों को सामने नहीं लाते, तब तक मैं खुद भी चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं इस जितना भी मुझ सके मैं अपनी दौड़ जो है वो मैं करता रहूंगा, क्योंकि आज मैं जो लाश है मुझे उठानी पड़ी है, कल मेरे और जो सिख भाई है, हिंदू भाई है, क्रिश्चियन भाई है, उनको उठानी पड़ेगी। तो अकलियतों का डंडोरत आप पीटते हैं, पूरी दुनिया में अकलियतें महफूज है, लेकिन ये है कि हम हर साल में हमें लाशें उठानी पड़ती है। कभी पिशावर के एक चौक से उठानी पड़ती है, कभी सवात के चौक से उठानी पड़ती है, कभी यहाँ उठानी पड़ती है। तो यही मेरी गुजारिश है आप सबसे। तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर जुल्म और सितम की दास्तां बताता ये शख्स जिसके भाई की हत्या कर दी गई, और अब उसको ये खौफ है कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं। उधर राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इसे कम करने के लिए पूरे राजस्थान में अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों की मौत के लिए पिछली सरकार को दोष नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बीजेपी की सरकार में भी बच्चों की मौत की संख्या में कमी आई थी और कांग्रेस की सरकार में भी कमी आई है। सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि उनकी सरकार बच्चों की मौत को लेकर गंभीर है और इसकी संख्या में कमी लाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ये लगातार कम होती जा रही है राजस्थान के अंदर। इसलिए हुई कि हम लोगों ने कई कदम उठाए। हमने बच्चों के लिए आईसीयू तक बना दिए राजस्थान के अंदर। पिछले 6 साल के आंकड़े देखेंगे कम होते जा रहे हैं। अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े वही हैं जो पहले आए थे। और बीजेपी राज में पहले 1400 थी, फिर 1300 हो गई, फिर 1200 हो गई, 1100 हो गई, अभी हमारे यहाँ 900 हो गई है। तो मैंने बाकायदे कहा है कि सरकार चाहे बीजेपी की थी तब भी लगातार कम होते जा रहे आंकड़े। हमारे वक्त में 960 पे पहुँच गए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर हम जहाँ जा रहे हैं अभी निरोगी राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के कोटा के बाद जोधपुर में भी इलाज के दौरान 146 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि ये आंकड़ा जिले के एसएन मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े दूसरे अस्पतालों को मिलाकर बताया जा रहा है, लेकिन सिर्फ उम्मीद अस्पताल में ही दिसंबर महीने में 41 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जो इलाज की उपलब्ध व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज का दावा है कि जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में हर साल करीब 50,000 बच्चों को इलाज के लिए लाया जाता है। नहीं, एक हॉस्पिटल का नहीं, एक हॉस्पिटल का नहीं। जैसे अगर आप उम्मेद का देखते हैं तो उम्मेद नर्सरी में 41 डेथ हैं। वैसे मैं समझता हूं कि बच्चों की डेथ्स को थोड़ा सा अगर हम लोग मुझे ठीक नहीं लगता कि आंकड़ों में इस तरह से बात करना। हर बच्चा प्रेशस है, लेकिन अगर वैसे आप पूछ रहे हैं तो इट इज़ ओनली 41 इन उम्मेद हॉस्पिटल नर्सरी। आई शुड नॉट से 41 ओनली, बिकॉज इवन 41 इवन एवरी चाइल्ड फॉर अस, एवरी चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू, हम 600 ग्राम 700 ग्राम के बच्चे में भी पूरी जान लगाते हैं कि हम हर बच्चे को बचा लें, किंतु कुदरत का नियम है कि सभी बच्चों को नहीं बचाया जा सकता। कंडीशन में आते हैं कि हम अपने प्रयासों से कई बार मरीजों को तो हम बचा लेते हैं, पर बच्चे हम लोग खो देते हैं, क्योंकि हर महीने करीब 42 ये आंकड़ा ही रहता है। कभी कम भी हो जाते हैं, 33, 37 डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो थोड़ा सा आंकड़ा पर रहता है, करीब इतना ही। राजस्थान के कोटा के बाद बीकानेर में अस्पताल में बच्चों की मौत की खबर है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में दिसंबर के महीने में 162 बच्चों की मौत हुई है। तो ये आंकड़ा बीकानेर के पीबीएम अस्पताल का, जहां दिसंबर के महीने में 162 बच्चों की मौत हुई है। कोटा में 107 बच्चों की मौत होने के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं स्वास्थ्य महकमे पर, सरकार पर। लेकिन इस सबके बीच अब बीकानेर से भी मासूमों की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर पीबीएम अस्पताल में दिसंबर के महीने में 162 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर पटना में आरजेडी ने एक बार फिर जेडीयू और बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी के पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में आरजेडी ने नीतीश कुमार के मुकाबले लालू यादव को बेहतर दिखाया है। आरजेडी ने पोस्टर में लालू यादव को जनता का मददगार, जबकि नीतीश कुमार को जनादेश का अपमान करने वाला नेता बताया। 4 अलग अलग पोस्टर के जरिए आरजेडी ने जेडीयू पर निशाना साधा। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि ईरान ने पहले अमेरिकी दूतावास पर हमला किया, उसके बाद उन्होंने ईरान को हमले का जवाब दिया, लेकिन अगर ईरान ने उन पर फिर हमला किया तो वो उसका ऐसा जवाब देंगे कि ईरान तबाह हो जाएगा। ईरान को धमकी देते हुए ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने लिखा, हम पर हमला किया और हमने जवाब में उन पर हमला किया। अगर वो फिर हमला करते हैं, हालांकि मैं उन्हें कड़ी सलाह दूंगा कि वो ऐसा ना करें, लेकिन अगर उन्होंने हमला किया
तो उन्हें उसका और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा और वो अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बगदाद में लोग सड़कों पर उतर आए। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उमड़ा हुजूम अपने हाथों में सुलेमानी की तस्वीर थामकर आगे बढ़ता दिखा। इस दौरान अमेरिकी हमले के खिलाफ सड़क पर उतरे ईरान के लोगों ने अमेरिका से बदला लेने के नारे भी लगाए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सुलेमानी के अंतिम संस्कार में ये भीड़ उमड़ पड़ी और बदला लेने के नारे इस दौरान लोगों की तरफ से लगाए गए। अमेरिकी हमले में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई है और सुलेमानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बगदाद में लोग सड़कों पर उतरे, जिसकी तस्वीर आपके सामने। शामिल होने के लिए उमड़ा ये हुजूम अपने हाथों में सुलेमानी की तस्वीर लिए हुए था और अमेरिकी हमले के खिलाफ सड़क पर उतरकर ईरान के इन लोगों ने अमेरिका से बदला लेने के नारे भी लगाए। यूपी से बड़ी खबर, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यूपी के बस्ती जिले में 2 आतंकी घुसे हैं जो नेपाल भागने की तैयारी में है। ये आतंकी पहले पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में देखे गए थे। बताया जा रहा है कि ये आतंकी आईएसआई से जुड़े हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन और अब्दुल समद नाम के इन आतंकियों की तलाश खुफिया एजेंसियों ने शुरू कर दी है। नेपाल के पास सिद्धार्थनगर समेत जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बस्ती जिले में इन 2 आतंकियों के घुसने की खबर है। 2 वांटेड टेररिस्ट हैं और साउथ से ये लिंक रखते हैं और इनकी नेपाल भाग जाने की आशंका को देखते हुए जो नेपाल के बॉर्डर के जनपद है उनको अलर्ट जारी किया गया था। ये कहीं देखते हैं तो उनको अप्रहेंड कर लिया जाए। तो हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर जिला के बॉर्डर नेपाल से लगता है, तो वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं चल पाया। एक अब्दुल समद है और एक रियाज करके है। गुजरात के मेहसाणा में टैक्सी और बाइक की टक्कर से हुए हादसे में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया गया कि तेज रफ्तार टैक्सी ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। तो मेहसाणा में ये सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। कार और बाइक की टक्कर के बीच ये हादसा, ये देखिए किस तरीके से कार और बाइक के बीच भिड़ंत। मेहसाणा में कार और बाइक की टक्कर में 2 लोग जख्मी हो गए। तेज रफ्तार से आ रही थी एक कार और तभी सामने से आ रही बाइक के साथ इसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है। गुजरात का मेहसाणा जहां पर हुआ यह हादसा उस वक्त जब गाड़ी और बाइक की जोरदार भिड़ंत, ये देखिए एक बार फिर से, तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी और सामने से आ रही बाइक से टकरा गई, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। उत्तराखंड के यात्रियों से भरी एक बस आंध्र प्रदेश में हादसे का शिकार हो गई। एक गाड़ी से टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिसकी तस्वीर आपके सामने। बस में सवार 10 लोग जख्मी हुए हैं, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये जो यात्री इस बस के अंदर सवार थे वो सभी उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 16 पर हुआ ये हादसा उस वक्त जब ये बस एक गाड़ी से टकरा गई और गाड़ी से टकराने के बाद इस बस में आग लग गई और धू-धू कर जल उठी ये बस। इस सब के बीच 10 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि आग लगने से पहले उन सभी को बाहर निकाल लिया गया। 10 लोग जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन बस पूरी तरह जल गई। उत्तराखंड के नैनीताल में नए साल की पहली बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। नैनीताल में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया और मकानों के साथ पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दी। बर्फबारी से वहां सैलानी बेहद खुश हैं और बताया गया कि इस बर्फबारी से पहले कुछ लोग नैनीताल से वापस लौट रहे थे, लेकिन बर्फबारी के बाद उन्होंने वहां कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। बर्फबारी से कई जगह सड़कों पर बर्फ भी जमी दिखाई दी। सड़क पर फैली बर्फ पर एक जगह तो एक गाड़ी भी फिसलती हुई नजर आई। नैनीताल में बर्फ पड़ने से तापमान और गिर गया है और मौसम विभाग ये कह रहा है कि नैनीताल में अभी और भी बर्फबारी होने की उम्मीद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार पर बर्फ की चादर और जो पूरा इलाका है, जो पूरा नैनीताल है, वो बर्फ की सफेद चादर की आगोश में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। सड़क पर बर्फबारी, हालांकि सबके बीच सैलानी बेहद खुश हैं क्योंकि बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानियों के लिए ये मौका बेहद खास था जब बर्फबारी हुई और उसका उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया, क्योंकि 2020 की पहली बर्फबारी थी जिसे देखकर पर्यटक खुश नजर आए। एक्चुअल में तो मैं जिंदगी में पहली बार बर्फ देखने तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लोग वैसे दिल्ली से हैं और यहाँ यही सोच कर आए थे कि बर्फबारी होगी।
उधर पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि सैलानी बेहद खुश थे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल भरा समय साबित हुआ, क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कों पर कई फीट तक मोटी बर्फ की परत जमी दिखाई दी, जिससे मुनस्यारी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों पर खासा असर पड़ा। मुनस्यारी में बर्फबारी से कालामुनी रोड बंद हो गया और इस रोड के बंद होने से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने प्रशासन से बंद सड़कों को खोलने की मांग भी की। मुनस्यारी में बर्फबारी की वजह से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिससे वहां के लोग अपने घरों में कैद हो गए। हालांकि इस बर्फबारी से वहां पहुंचे सैलानी बेहद खुश नजर आए। तो बर्फबारी से जहां एक तरफ स्थानीय लोगों की मुश्किल बढ़ गई, तो वहीं सैलानी खुश हैं। स्थानीय लोग इसलिए नाखुश हैं क्योंकि कई रास्ते बंद हो चुके हैं। खासकर मुनस्यारी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, उन पर इसका खासा असर पड़ा है और सड़कों पर, रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर बिछने से रास्ते बंद हो चुके हैं। संपर्क टूट चुका है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से लोगों ने मांग की कि प्रशासन जल्द से जल्द उन रास्तों को खोल दे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लेकिन इस सब के बीच जो सैलानी पहुंचे हैं वो बेहद खुश नजर आए, क्योंकि पिथौरागढ़ में पड़ रही इस बर्फबारी ने उनका वहां पर पहुंचना और उसकी जो खुशी थी वो दोगुनी कर दी। गुजरात के सूरत में एक बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो अचानक एक तरफ मुड़ गया, जिससे वो पीछे से आ रही एक बस की चपेट में आ गया। ऑटो के सामने आते ही बस ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक ऑटो का एक हिस्सा बस की चपेट में आ चुका था। इस दौरान बस भी डिवाइडर से टकरा गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में सभी लोग सुरक्षित बच गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अचानक ऑटो के मुड़ने से हुआ हादसा और उसकी ये तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से यह हादसा हुआ। गुजरात के सूरत की ये तस्वीर जहां पर यह हादसा हुआ, एक बस ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो अचानक एक तरफ मुड़ गया और पीछे से आ रही एक बस की चपेट में आ गया। बस ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक ऑटो का एक हिस्सा बस की चपेट में आ चुका था। पाकिस्तान के पेशावर में एक सिख नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पेशावर में रविंदर सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 25 साल के रविंदर सिंह की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। तो आपको बता दें, रविंदर जो कि सिख समुदाय का बताया जा रहा है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, 25 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। पेशावर में रविंदर सिंह नाम के इस शख्स की हत्या को अंजाम दिया गया, लेकिन हत्यारे कौन थे यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। लेकिन रविंदर के भाई ने यह कहा है कि कोई आपसी रंजिश नहीं थी। परविंदर के भाई ने सीधा आरोप लगाया है इमरान सरकार पर, यह कहते हुए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए जो फंड आता है उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो 25 साल के रविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिख युवक की हत्या से एक बार फिर से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं जब अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। और खुद रविंदर के भाई ने भी इस बात को कबूला है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आए दिन सिखों के साथ और जो बाकी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ इसी तरह का दोयम दर्जे का बर्ताव पाकिस्तान में हो रहा है। ऊपर से ऑर्डर नहीं आते, हमारे यहाँ केस को दबा दिया जाता है। तो आप यहाँ पे आप भाइयों के सामने आने का एक ही मकसद है कि कम से कम हम मजलूमों की आवाज़ बने, क्योंकि इस माइनॉरिटी की मैं बात करूँ तो हम थोड़े से बच्चे और माइनॉरिटी एक मुल्क की खूबसूरती होती है। क्यों आप लोगों को पता नहीं चलता है? हजारों लाखों की जो फंडिंग आती है, करोड़ों के हमारे लिए सेफ्टी के लिए आती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसलिए ये फंडिंग आती है कि इन अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, चाहे वो सिख है, क्रिश्चियन है, हिंदू है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ये होता है कि मुझे अपने भाई की बॉडी उठानी पड़ रही है, ये तहफ़्फ़ुज़ है। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, चाहे मुझे जिस लेवल पे भी बात करनी पड़े मैं करूंगा, जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे भाई के कातिलों को सामने नहीं लाते, तब तक मैं खुद भी चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं इस जितना भी मुझ सके मैं अपनी दौड़ जो है वो मैं करता रहूंगा, क्योंकि आज मैं जो लाश है मुझे उठानी पड़ी है, कल मेरे और जो सिख भाई है, हिंदू भाई है, क्रिश्चियन भाई है, उनको उठानी पड़ेगी। तो अक़लियतों का डंडोरा तो आप पीटते हैं, पूरी दुनिया में अक़लियतें महफूज है, लेकिन ये है कि हम हर साल में हमें लाशें उठानी पड़ती है। कभी पिशावर के चौक एक चौक से उठानी पड़ती है, कभी सवात के चौक से उठानी पड़ती है, कभी यहाँ उठानी पड़ती है।
तो यही मेरी गुजारिश है आप सबसे। संदीप बोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, ये घटना क्या एक बार फिर से पाकिस्तान की काली हकीकत दुनिया के सामने रख रही है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इंसाफ मिलेगा इसकी गुंजाइश वहां मौजूद अल्पसंख्यकों को बेहद कम नजर आती है, और यही बात रविंदर के भाई ने भी कही है। बिल्कुल, देखिए काली करतूत तो है ही पाकिस्तान की, लेकिन एक सफेद झूठ भी है जो सारी दुनिया में पाकिस्तान गाता रहता है कि वहाँ पे जो है माइनॉरिटीज हमेशा सुरक्षित रहते हैं और उनके लिए वहाँ की सरकार जितना हो सकती है उतना करती है। लेकिन झूठ जो है वो सीधे तौर पर अब जमीन पर दिखने लगा है कि किस तरीके से एक सिख नौजवान को 25 साल के रविंदर को बाकायदा गोली मार दी जाती है और वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए पेशावर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अपने आप में पाकिस्तान के उन दावों को कहीं ना कहीं खोल के रख दिया है, पोल खोल दी है कि वहाँ पे जो है पूरी तरीके से माइनॉरिटी सुरक्षित है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी पिछले कुछ महीने पहले ही एक जो मेडिकल स्टूडेंट थी उसको वो भी जो है सुसाइड का मामला सामने दिखाया गया था, लेकिन उसके भाई ने सीधे तौर पर कहा था कि उसको भी मारा गया है। तो ये एक आम चीज हो गई है पाकिस्तान में। माइनॉरिटीज को एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो पहले दिन से दिया जाता रहा है और अब तक जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। उनकी सुनवाई जो है ना के बराबर होती है। भीड़ भले ही चारों तरफ इकट्ठा हो जाए, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, खासतौर पर की जो पुलिस है, जिनको की पूरी तरीके से इस पूरे मसले को ध्यान देना चाहिए, वो नहीं देते। और जिस तरीके का जो सवाल मृतक के भाई ने उठाया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है कि वहाँ बिल्कुल सच है। और ये डर, ये खौफ बेवजह भी नहीं है संदीप, क्योंकि हम पिछले मामलों पर भी नजर डालें, जब एक सिख बच्ची को अगवा कर लिया गया था, किस तरीके से जो परिवार था पुलिस में लगातार शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी। बिल्कुल, देखिए पुलिस तो वहाँ पे एक्शन इसलिए नहीं लेगी क्योंकि वहाँ पे जो भी ये सारी चीजें होती है, पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं जो कि सीधे तौर पर वहाँ की सरकार का एक हिस्सा है, और वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो राइट्स हैं वो उनको ना मिले, और वो जो है सीधे तौर पर उन पर अत्याचार करते हैं। और यही वजह है कि उसका असर भी जो है वहाँ के जो सिस्टम है उसमें नजर आता है। आप देख लीजिएगा कि ये जो पूरा वाकया हुआ है इसमें भी बहुत ज्यादा वहाँ की सरकार या वहाँ की पुलिस कुछ करती नजर आएगी। तभी उनके ब्रदर ने सीधे तौर पर, भाई ने ये भी कहा है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। तो बहुत उम्मीद नहीं लगाई जा सकती वहाँ की सरकार के सामने, वहाँ की पुलिस के सामने, कि वहाँ जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी है, जिन पे हमेशा खतरा बना हुआ है, उनकी सुनवाई होगी। और यही वजह है कि वो आखिर तक लड़ाई लड़ने की बात जो रविंदर है उसके भाई कर रहे हैं। बिल्कुल, रविंदर के भाई की तरफ से हालांकि कहा जा रहा है कि आखिर तक वो इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन उनका डर बेवजह नहीं है। इससे पहले भी अल्पसंख्यकों पर जब इस तरीके के हमले हुए, निशाना बनाया गया, पुलिस से भी कहीं ना कहीं नाउम्मीदी ही हाथ लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से हस्तक्षेप किया जाता है जब पाकिस्तान की फजीहत होती है, दबाव बनता है, उसके बाद ही कोई एक्शन लेने की जो लीपापोती है वहां का शासन और प्रशासन करता है।